मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम। संसद की सदस्यता चली गई तो चली गई, संसद में बैठने का मौका नहीं मिला तो नहीं मिला, लेकिन राहुल गांधी का यह कहना है कि सांसदी के लिए मोहताज नहीं है। इसके लिए वो नेता और मंत्री मोहताज होंगे जो सरकार के इशारों पर काम करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सवाल पहले भी पूछ रहे थे और आज भी सवाल पूछेंगे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता सांसदी चली गई, लेकिन देश की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़ और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस तमाम बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी को संसद की सदस्यता वापस मिल जाएगी क्या? गुजरात हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक आखिरी रास्ता है, वहां पर क्या राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल पाएगी? हालांकि राहुल गांधी का एक बयान मैं अपने दर्शकों को जरूर सुनवाऊंगा, जिसमें राहुल गांधी का यह कहना है कि सांसदी के मोहताज नहीं है और अगर सरकार को चाहिए सांसदी तो वो रखे, लेकिन वो देश की जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे। मोदी सरकार से डरने वाले नहीं है। दरअसल देखा यह जा रहा है कि राहुल गांधी ने जब से कुछ सवाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ लिए, उसके बाद भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है। राहुल गांधी ने संसद में जब अडानी का मुद्दा उठाया, सरकार के होश उड़ गए। राहुल गांधी ने नीरव मोदी और ललित मोदी का जब जिक्र कर लिया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जवाब नहीं था, केवल पानी का एक गिलास उठाते हैं और पीते हैं। तो यही देखा जा रहा है कि आज विपक्ष हो या जनता, किसी के सवाल का जवाब सरकार के पास नहीं है। तो ऐसे में माना जाए कि क्या सरकार अभी तक देश की जनता को, मुल्क के आवाम को गुमराह कर रही थी? राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, देखिए एक रिपोर्ट। मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। आपके लिए नहीं, अपने लिए। रवि, एक मिनट रमन, हाँ। एक मिनट रमन। इट इज नॉट अप टू मी, इट इज अप टू कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन जाएंगे। राहुल जी मेरा सवाल आपके यहाँ बैठे हैं। हाँ। दोनों मुख्यमंत्रियों का भी अडानी जी से रिश्ता है, उनके साथ लेन देन का मामला, उसका कहा जाए धंधे का मामला है। लेकिन क्या धंधे का मामला, क्या बात कर रहे हैं? ये धंधा रोकेंगे ये लोग? जिनके पास जो भी स्टेट का उनके साथ नाता है, जो भी बिजनेस चल रहा है, वो बिजनेस रोका जाएगा क्या? देखिए, सिंपल सी बात है, आप डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में कहां से आए? आप इंक्वायरी कीजिए। अगर बात निकली कि हमारे चीफ मिनिस्टर का पैसा है तो इनको जेल में डाल दीजिए। अगर बात निकली तो किसी और का पैसा है तो उसको जेल में डालिए। हाँ सिद्धार्थ सर, राहुल सर प्लीज। मैडम एक मिनट। मैडम आप लोकतंत्र को समझिए। ये जो पैनिक रिएक्शन इन्होंने किया है नरेंद्र मोदी जी ने, इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा विपक्ष को। ये इन्होंने हमें हथियार पकड़ा दिया है, ये आप बात समझिए। ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए, घबरा गए, इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है राहुल जी, क्योंकि जनता के माइंड में अब एक सवाल आ गया है कि जनता जानती है कि अदानी जी भ्रष्ट व्यक्ति है। अब जनता के माइंड में यह सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है। यह मतलब अब सब कुछ बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी जी सब कुछ इस व्यक्ति को बचाने के लिए क्यों कर रहे हैं। दूसरा सवाल,
बीजेपी के लोगों ने कहा कि अदानी पर आक्रमण देश पर आक्रमण है। मतलब इनकी माइंड में देश अदानी है और अदानी देश है। बात समझिए। राहुल जी, हाँ, सिद्धार्थ। राहुल जी, मेरा सवाल आपसे सिद्धार्थ। ये है कि जब आप ये फैसला सामने आया, आपको मैक्सिमम पनिशमेंट जो है इसमें हो सकती है वो आपके लिए मुकर्रर की गई। इस बीच कई लोगों ने ये भी कहा, आपके पार्टी के भी एक सांसद ने कहा कि कम से कम जज को ये देखना चाहिए था कि सामने जो शख्स है वो एक गांधी परिवार से आता है। इस पर आप क्या कहेंगे? और आपको लगता है मैक्सिमम पनिशमेंट जो है आपके केस में, मैक्सिमम पनिशमेंट आपके लिए मुकर्रर की गई, क्या आपको इसके पीछे क्या कहना है आपका? वही मैंने कहा, अगर डिस्ट्रैक्शन करना है, मैक्सिमम पनिशमेंट की तो जरूरत है। मिनिमम पनिशमेंट से बात थोड़ी बनेगी। मैं तो सोच रहा था भैया 5 साल होते, 7 साल होते, 10 साल होते, वो भी मिल जाता। मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? फिर कहा साहब, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी का नाम लेकर आपने ओबीसी वर्ग का अपमान कर दिया। नीरव मोदी ओबीसी है, ललित मोदी ओबीसी है, ये पिछड़े हैं। ये पिछड़े नहीं है, ये मोदी जी के बिछड़े दोस्त हैं। पिछड़ गए, देश से निकल गए। रेड कॉर्नर नोटिस, मेहुल चोकसी, हमारे मेहुल भाई कहते थे ना मोदी जी, तो मोदी जी के बिछड़े हुए मेहुल भाई का रेड कॉर्नर नोटिस भी खत्म हो गया। अब वो आजाद हो गए। आप नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी को पिछड़ा बताकर आप पिछड़े वर्ग का अपमान कर रहे हैं मोदी जी। राहुल गांधी को आप घर से निकाल दोगे, ईंट पत्थर के घर होते हैं। राहुल गांधी ने इस देश के दिल में जगह बना ली। जो आदमी 4000 किलोमीटर पैदल चलेगा, पांव में छाले, घुटने में दर्द, मुंह पे मुस्कान, लोगों से मिलता हुआ, लोगों की सुनता हुआ चला जा रहा हो, देश को जोड़ने के लिए चला जा रहा हो, उस पर आप आरोप लगाते हैं कि वो देश को बांट रहा है। आप पर लोग हंस रहे हैं। देश के सामने जो परिस्थिति आई है, जो समस्याएं आई हैं, बेरोजगारी का रिकॉर्ड जो टूटा है, 400 रुपए का सिलेंडर 1100 में बेच रहे हैं, इन सब से आप ध्यान हटाना चाहते हैं। कभी आपस में लड़वा के ध्यान हटवाते हैं, अनर्गल आरोप लगाते हैं, लेकिन अब तो आपने हद कर दी। 18 घंटे आप काम करते हो। वैसे हम गौतम भाई को भी रिक्वेस्ट करते हैं, क्यों इतना काम लेते हो प्रधानमंत्री से, थोड़ा आराम कर देते हो। 18 घंटे आप गौतम भाई के लिए काम करते हो, हमारा ये आरोप है आप पर। नहीं तो कोई कारण नहीं हो सकता कि 33 करोड़ LIC के पॉलिसी धारकों की आपको कोई चिंता नहीं है, SBI के खाता धारकों की आपको कोई चिंता नहीं है, पेंशन फंड तक का पैसा अदानी जी की कंपनियों में जा रहा है, आपको कोई चिंता नहीं। आपको चिंता नहीं है कि चीन का कोई नागरिक इन शेल कंपनीज में बैठा हुआ है, आप जानते हो, फिर भी आप चुप हो। CBI ने एक प्राथमिकी दर्ज की थी इसमें, लेकिन CBI तो साहब के हाथ के इशारे का इंतजार करती है। प्राथमिकी दर्ज हो गई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी केस में व्योम नाम की कंपनी है, VTPL नाम की कंपनी है, क्या हुआ उसमें हम जानना चाहते हैं। एक हिंडनबर्ग का हवा का झोंका आया तो देखिए क्या हालत हुई इस ग्रुप की। JPC अगर हो जाती तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। इस देश में रोजगार देने वाली 5 या 6 कंपनियों का नाम मैं आपसे अभी साझा करूंगा, कहीं उसमें एक भी कंपनी अदानी ग्रुप की नहीं है। जब वो रोजगार नहीं दे रहे, चीन का एक आदमी उनकी कंपनी में बैठा हो, अरबों रुपए के लोन बैंकों से ले रहे हो, LIC का पैसा ले रहे हो, SBI उनको पलक झपकाते ही लोन दे देता हो, कारण क्या है? लाभ किसको हो रहा है? देश को क्या मिल रहा है इससे बताइए। एक तिरंगा लपेट कर आकर बैठ जाना मतलब थोड़ा ही कि आप देश के लिए काम कर रहे हैं।
कौन है ये चीन का नागरिक? कांग्रेस पार्टी के जानना चाहती है, देश का एक एक, हिंदुस्तान का एक एक नागरिक जानना चाहता है कौन ये चीन का नागरिक? क्या रिश्ता है इनका गौतम अडानी से? क्या नरेंद्र मोदी को इस रिश्ते का पता है? पता है तो वो चुप क्यों है? कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आप राहुल गांधी को घर से बाहर कर दीजिए, संसद से बाहर कर दीजिए। सड़क पर चलता हुआ राहुल गांधी आपके लिए और आपके इन दोस्तों के लिए बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान हैरान है आपको देख कि आप अपनी दोस्ती में इतने अंधे हो गए कि संसदीय परंपराओं को आपने ताक पर रखा। कोर्ट ने आदेश दिया अधिकतम सजा, आज तक के अधिकतम सजा आपराधिक मानहानि में इससे ज्यादा अभी तक किसी की नहीं हुई जो इसमें किया गया, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन के लिए 2 साल का सजा होना जरूरी है। यदि 1 मिनट सुनने दीजिए ना भाई, इनका जवाब आने दीजिए। यदि वो 1 साल होता है तो डिस्क्वालीफाई नहीं होते। अधिकतम 2 साल की जो सजा है उसको दिया गया। दूसरी बात यह है कि अभी मैं कल ही देख रहा था, आचार्य जी जो लोकसभा के सचिव थे, बैठ जाए, उन्होंने कहा कि कोर्ट आदेश देती है, फैसला सुनाती है, लेकिन उसको डिस्क्वालीफाई करना है वो राष्ट्रपति के अधीन है। यदि विधायक है तो राज्यपाल के। लेकिन यहां हुआ क्या कि 23 तारीख को फैसला होता है, 24 तारीख को वो तो वहां लोकल लैंग्वेज में डिसीजन दिया गया, उसको अपलोड करना है, उसको ट्रांसलेट करना है और उसके बाद डिस्क्वालीफिकेशन उसको आना भी है। लेकिन 24 घंटा नहीं बीता, 23 तारीख को फैसला हुआ, 24 तारीख को यहां आदेश हो गया, वो अयोग्य करार दी गया। लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा है, राज्यसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा है। अब हम जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और ऐतिहासिक पदयात्रा, मैडम रिपीट मत करिए, है ना, आपने सवाल पूछ लिया, तो ऐतिहासिक पदयात्रा उन्होंने की और जो मुद्दे हैं, जो सवाल है, देश के सवाल हैं, उसे बेखौफ होकर राहुल गांधी वो शख्स हैं जो पूरे देश को कहते हैं डरो मत, और उसको डराने की कोशिश की जा रही है। उस व्यक्ति को कहते हैं पूरे देश को कि डरो मत, और बार बार ये कहा गया है कि ये एक वाक्य उस पूरे समुदाय के हर अंग को की मानहानि करता है। जो हमने तथ्य दिए कि कितने कितने विभिन्न अंग हैं, ये समुदाय अपने आप में परिभाषित नहीं है। अगर उस समुदाय को लेकर उसके कितने कितने अलग अंग हैं, उसके हर व्यक्ति को कैसे मानहानि हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि अगर ऐसा है तो कभी नहीं हो सकता कि उस पूरे अपरिभाषित समुदाय का कोई व्यक्ति उठकर लोकस होता है, हैसियत रखता है कि वो कोर्ट जा सके। 13 करोड़ लोग हों या 10 करोड़ लोग हों, उनमें से कोई भी याचिका शिकायतकर्ता बन सके, इसका कोई उत्तर नहीं दे पाया है ये निर्णय जो आज आया है। जैसा मैंने कहा, पैरा 63 में सावरकर का जिक्र है, एक ऐसी कंप्लेंट जो 1 महीने बाद इस आज वाली कंप्लेंट के फाइल हुआ और जिसकी बहस हुई नहीं। अंत में आखिरी दिन 2 मई को एक न्यूज़पेपर कटिंग दी गई। ये कानून की बहस का परंपरा नहीं होती, उसको प्लीड करना पड़ता है, लिखित रूप से अंदर लाना पड़ता है पूरे समावेश में। तो ये सब जो हैं, और इसके अलावा मैं आपको तकनीकी रूप से नहीं कहना चाहता, कई और पृष्ठ हैं, पैरा 56 है जिसमें कि कहा गया है कि 499 यानी मानहानि एक बहुत ही जघन्य अपराध है देश के विरुद्ध। समाज के कई बड़े बड़े अंग हैं जिनके सार्वजनिक कैरेक्टर को वो आघात पहुंचाता है। मैं नहीं समझता कि अगर ये था तो जो विधायिका थी उसने ऐसे ऑफेंस के लिए मैक्सिमम दंड 2 वर्ष रखा, जिसको इस पैरा 56 में जैसे कोई डेथ पेनल्टी का ऑफेंस बना दिया है माननीय जज ने। विधायिका तो निर्णित करती है कितना जघन्य अपराध है, इतने जघन्य अपराध के लिए 2 वर्ष का रखती है मैक्सिमम सेंटेंस विधायिका। ये सब चीज़ें और अन्य चीज़ें हम रखेंगे समक्ष। बट एज आई सेड इन द बिगिनिंग दैट this is a disappointing but not an unexpected judgment, and we are sorry to keep you waiting and to change the press conference times, but we have waited for 66 days for this judgment, and on the 66th day when it was announced at 10:30 in the morning, the copy was made available about 10 minutes before I started this press conference. But be that as it may, let me submit to you
that the jurisprudence found in this judgment, which I will summarize in a moment at the end, is unique and extraordinary. For want of a better word, I will say that it has no parallel or precedent in the jurisprudence of the law of defamation, with which the whole country is familiar. I had, in my earlier press addresses on this topic with you, pointed out that the core legal issue is whether a undefined amorphous group, not even defined in any way, any statute, any identifiable legal definition, how on earth can any member of this group, variously described to number 13 crores or 10 crores, anyone get up and have locus to claim defamation? In this case, without answering this question, I repeat, without answering this core question which I have raised, not only in the arguments there, but before you in the press conference, the court appears to hold indirectly, without directly answering, that any member of that 13 crore or 10 crore community can stand up and say, I've been defamed. Without showing, number two, again not addressed, any personal loss or damage, and without, most importantly, showing how the accused Sri Rahul Gandhi has shown malice, which is an essential ingredient of this offense of defamation, in that 1.5 sentence in an otherwise 3-page speech at Kolar in Karnataka. I would submit before you that possibly there is not a single case or precedent in the law of defamation in India anywhere where there is an intersection of the allegation of such a large community being defamed, A, B, the intersection that any member of that community can stand up and file defamation, and C, without showing any personal loss, damage or malice by the accused. The justifications which we have seen 10 minutes before today's meeting by the judgment do not address these issues at all. The other thing which has escaped everyone, despite our very specific case setup, indeed much of this was said before you in the press conference, is that possibly the boot is on the other leg. The malice cannot be with the accused here. The malice appears to be with the class which is filing diverse complaints across the country. These cases, always the other side refers to so many cases against Rahul Gandhi. Number one, they forget that those cases which they refer to, on not one of them is he convicted. He is an accused, holding an allegation, not a convict. Second, all the complainants in those diverse cases are part of an orchestrated attempt. Each one of them is an office bearer, big, small or medium, of the BJP. So that clearly it is an orchestrated political campaign. Therefore, the question arises, this pattern, if at all, shows a clear motivated pattern, far from showing or even demonstrating any malice in the hands of the accused. It shows the malice on the hands of the complainants, assuming that they can be complainants in respect of such an amorphous community. There is this rather sad and completely illegal reference today at 10:30, after 66 days, in the announcement at 10:30 by the High Court, about a Veer Savarkar issue, forgetting, contrary to law, how this can be made a major basis of this judgment. It is a major basis because it finds specific paragraph 63 mention in this judgment. Forgetting that this Veer Savarkar complaint was filed in end of April 2023, 1 month after the current Kolar complaint had started in March 2023. Forgetting that it was not pleaded, not the basis of the other side's case, on the last day, on 2nd of May, when the arguments were being wrapped up in my physical presence, a cutting of a newspaper was handed across the bar, which mentioned another complaint about Veer Savarkar issue. That can hardly be the basis, as it appears to have become in para 63 of today's judgment, of an adverse order against Rahul Gandhi. It's against all canons of fair play, natural justice. It's against all canons of decision making to bring in extraneous facts like this thrown across the bar in a press cutting at the last day. Friends, this is a much larger issue.
It is not an issue about Sri Rahul Gandhi, not an issue about me, you, or him. The larger issue is how these desperate, blatant, open attempts to throttle the arena of free speech. ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि क्या राहुल गांधी को संसद सदस्यता वापस मिल जाएगी। हालांकि राहुल गांधी का लगातार अगर मैं दौरा देखूं तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद हम देखते हैं कि कभी चांदनी चौक के मटिया महल पहुंचते हैं, कभी करोल बाग जाते हैं, कभी हरियाणा के सोनीपत जाते हैं, किसानों से मुलाकात करते हैं। उसके बाद देखा जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहां के युवाओं से मुलाकात करते हैं, जो बच्चे पढ़ाइयाँ कर रहे हैं उन बच्चों से मुलाकात करते हैं। तो क्या धीरे धीरे इस तरीके से राहुल गांधी खुद को मजबूत कर रहे हैं और 2024 से पहले अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री चेहरे के तौर पर खड़ा कर दिया जाता है तो क्या देश की जनता उनके साथ रहेगी। अब देखना यह होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिल पाती है और अगर मिल जाएगी तो क्या सांसदी वापस आ जाएगी। अगर नहीं आती है तो 8 साल के लिए राहुल गांधी का राजनीतिक करियर खत्म होता नजर आ रहा है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।